हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज़ किरण कुहार और मैं हूं आपकी पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। लाइव क्लास शुरू हो गई है, तो जल्दी से जल्दी सब बच्चे अपनी जो लाइव क्लास है वो ज्वाइन करो, ताकि हम अपना जो सेशन है वो शुरू कर सकें। 2 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि सारे बच्चे जो है सेशन ज्वाइन कर ले, और उसके बाद हम जो अपनी क्लास है वो शुरू करते हैं। तब तक के लिए अगर किसी को भी कोई भी डाउट है क्लास से रिलेटेड, तो वो यहाँ पे मेरे को मैसेज छोड़ सकता है, अपनी प्रॉब्लम यहाँ पे शेयर कर सकता है। ये इंसोलेशन वाला टॉपिक मेरे को पता है, थोड़ा सा जो है ना इंसोलेशन वाला टॉपिक बड़ा हो जाता है, बड़ा टॉपिक है ये, और इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बाकी इतना ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आपका हार्ड चैप्टर है। हम रिफ्लेक्शन में आए हुए थे, हमने बस अब पढ़ना है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद हमें डिफ्यूजन पढ़ना है, एब्जॉर्प्शन पढ़ना है और स्कैटरिंग पढ़नी है। उसके बाद हीट बजट खत्म हो जाने के बाद फिर हमने शुरू करना है अपना टेम्परेचर। तो आज तो हमारा हीट बजट तक ही हो पाएगा, क्योंकि ये स्लाइड दिखने में हमें छोटी लगती है, बाकी है बहुत ज्यादा। ध्यान से पढ़ना है हमें। पहले ये एटमॉस्फेयर का इफेक्ट समझते हैं। 1-2 मिनट और वेट कर लेते हैं बेटे, ताकि बच्चे ज्वाइन कर ले और फिर क्लास शुरू करते हैं। अच्छा, लास्ट में यहाँ से मैं वो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन वाला जो क्वेश्चन है वो जरूर आपको बताऊंगी, आज की क्या स्टेटमेंट आई थी।
बेटे अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया सेशन, आप सेशन स्टार्ट करेंगे तो सविता आपको वॉइस आएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास। तो अब हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि ये जो हमारा वायुमंडल है, हमने एटमॉस्फेयर पढ़ लिया ना। कौन सा था हमारा एटमॉस्फेयर? हमारा एटमॉस्फेयर था, ये थी हमारी अर्थ। अर्थ के ऊपर ये एटमॉस्फेयर, जिसमें आपकी ये सारी लेयर थी एटमॉस्फेयर में, ये ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। जब हमारी सन की रेस पृथ्वी की तरफ आती हैं, तो पृथ्वी की तरफ आने से पहले इन सन की किरणों को ये जो आपकी इतनी सारी लेयर्स हैं, इनका सामना करना पड़ता है। ठीक है, और उसकी वजह से क्या क्या असर पड़ता है वो अब हम देखते हैं। कहते हैं द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोलर रेडिएशन वेव और द इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन वेव have to pass through a mean sun earth distance of 149.5 मिलियन किलोमीटर कवरिंग द सन्स एंड द अर्थ एटमोस्फेयर। इतने एरिया को सन की रेज को कवर करना होता है। तो कुछ जो पोर्शन है सोलर एनर्जी का, वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। जब वो यहाँ से इस पूरे एटमोस्फेयर से गुजर के आएगी, तो आपकी कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है। किसकी वजह से लॉस होता है? या तो वो एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कि ये आई किसी चीज से टकरा के वापस उसी पोजीशन में चली जाती है, ये होता है आपका रिफ्लेक्शन। डिफ्यूजन यानी कि चारों तरफ क्या हो गई, डिफ्यूज हो गई। एब्जॉर्प्शन यानी कि कोई ऐसी चीज है जिसने उस एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। और स्कैटरिंग मतलब चारों तरफ बिखर गई टकरा कर। अब यही चारों आपको पढ़ना है। ठीक है, अब सबसे पहला है आपका रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन को हिंदी में बोलते हैं परावर्तन। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्शन क्या है? देखो, जो पोर्शन एनर्जी का जो पोर्शन एनर्जी का रिफ्लेक्ट होता है, हमारे किसी भी बॉडी से टकरा के वापस चला जाता है, उसको बोलते हैं हम स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस भी बोलते हैं, या इसको एल्बिडो भी बोलते हैं। उससे पहले रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है कि सन से ऊर्जा जिस कोण या जिस एंगल में आती है, उसी एंगल में वापस चली जाती है। इसको बोला जाता है आपका रिफ्लेक्शन। ठीक है, जिस कोण या एंगल में आपकी एनर्जी अर्थ पर आती है, उसी एंगल या कोण से वापस चली जाती है। अब देखो रिफ्लेक्शन कैसे होगा। मान लो ये आपका स्ट्रेटोस्फेयर तक सन की रेज आ गई। स्ट्रेटोस्फेयर के बाद अब है आपका ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में आपके हैं बादल। इन बादलों से ये सन की रेज आके टकराते और टकरा के वापिस चली जाती हैं। रिफ्लेक्शन, इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, और देखो मान लो आपका कोई माउंटेन है, कोई माउंटेन पीक है। ये माउंटेन पीक से भी आपकी एनर्जी आती है, टकरा के वापस चली जाती है। आपकी जो ये बहुत ऊंची ऊंची पीक होती है, जैसे स्नो, बर्फ से ढकी हुई, सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन कौन करता है? सबसे ज्यादा एल्बिडो है आपका, सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन करता है ये स्नोई एरिया। जो बर्फ वाला एरिया है ना, वो इस सन की रेस का सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन करता है। ये बात याद रखना, सबसे ज्यादा एल्बिडो किसका होता है? आपके स्नोई एरिया का, यानी कि बर्फ वाले भाग का। एल्बिडो क्या होता है? एल्बिडो होता है, अगर एल्बिडो की मैं एक पर्टिकुलर आपको डेफिनेशन बताऊं कि एल्बिडो की डेफिनेशन क्या होती है, तो वो देख लो, लिख लो। तो एल्बिडो क्या होता है? एल्बिडो वो पोर्शन है सोलर एनर्जी का जो रिफ्लेक्ट हो जाता है हमारे अर्थ के सरफेस से, स्पेस में वापस चला जाता है। एल्बिडो क्या होता है? एल्बिडो एल्बिडो इज द पोर्शन
of solar energy reflected from the surface of the earth and back into space। यानी कि एल्बिडो क्या होती है? एल्बिडो जो सन से एनर्जी आ रही है, ऐसा नहीं है कि सारी एनर्जी का ही रिफ्लेक्शन हो जाता है, कुछ का। सन से जो एनर्जी आ रही है, एनर्जी का वो पोर्शन, सोलर एनर्जी का वो पोर्शन जो हमारे अर्थ सरफेस पे किसी भी ऑब्जेक्ट से आकर टकराता और टकरा कर वापिस स्पेस में चला जाता है, उसको बोला जाता है आपका एल्बिडो। और एल्बिडो को आप स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस भी बोल सकते हो। अगर हम स्नो का एल्बिडो देखें तो ये लिख लो, व्हाट इज द एल्बिडो ऑफ स्नो? स्नो का एल्बिडो है 0.95, ऑलमोस्ट 1 ही है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द एल्बिडो ऑफ अर्थ, 0.30 आपका अर्थ का एल्बिडो है। जीरो 0.30 जो है आपका अर्थ का एल्बिडो है। अब आगे चलते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया। अब आपको क्या करना है? अब आपके लिए ना, ये आपको जो डिफरेंट अर्थ सरफेस है, यानी कि हमारे अर्थ पे अलग अलग तरीके का जो है लैंड पार्ट है, कहीं पे आपका स्नो एरिया है, कहीं पे आपका क्लाउडी एरिया है, कहीं पे आपका ड्राई अर्थ है। तो इनका एक क्या होता है? एल्बिडो होता है। तो सबका एल्बिडो आपको याद रखना है और ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, एग्जाम में। देखो ये आपको क्या देता है? फॉर एग्जाम्पल 30% एल्बिडो मीन्स दैट अ पर्टिकुलर सरफेस रिफ्लेक्ट 30%, यानी कि एक जो सरफेस है वो 30% एनर्जी को वापस क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है, और सिर्फ 70% जो एनर्जी है उसको क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। इसका क्या है? देखो ये एग्जाम्पल देके आपको ये समझा रखा है। मान लो कि ये आपका अर्थ है और सन से अर्थ पे 100 यूनिट आ रही है, और अब अर्थ का अल्बिडो 30% है, एग्जाम्पल है ये 30% है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये सन से 100% रेज आ रही है ना, इस 100% रेस में से जो आपकी अर्थ है, अर्थ 30% रेज को वापिस रिफ्लेक्ट कर देती है, और सिर्फ 70% जो आपकी सूर्य की किरण बन गई उनको क्या करती है? उनको एब्जॉर्ब करती है। ये होता है आपका एल्बिडो, ठीक है। अब उसके बाद कहते हैं वर्टिकलिटी ऑफ द सन अलो मिनिमम रिफ्लेक्शन while horizontality of the sun cause maximum reflection from the earth surface। अब ये देखो, ये क्या कहते हैं कि आपका जो सन है, जहां पे सन वर्टिकल होगा वहां पे जो रिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा? मिनिमम होगा। और जब सन आपका हॉरिजॉन्टल होगा, वर्टिकल का वो जैसे जब आपके सिर पर होता है, 2 बजे के आसपास बिल्कुल हमारे ऊपर होता है, तब सन क्या है? तब मिनिमम कम से कम रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन जब सन हॉरिजॉन्टल होता है 0 से 5 डिग्री के बीच में, तब आपका जो अर्थ
मैक्सिमम रिफ्लेक्शन होता है, ये याद रखना। आप देखो अदर प्लेनेट की एल्बिडो देखो, मून का 7%, मरकरी का 6, मार्स का 16, वीनस का 76, प्लेनेट का ये अदर प्लेनेट का 73 से 94, और अर्थ का एल्बिडो 30%, याद रख लेना 30। ठीक है, ये कहाँ पे, अब उससे पहले बेटे आपको ना, जो मैं एल्बिडो डिफरेंट टाइप के जो आपके अर्थ सरफेस हैं उसका एल्बिडो बता रही हूँ, वो एल्बिडो आपको लिखना है। जैसे आपका स्नो एरिया है, सबसे पहले है आपका स्नो कवर। स्नो कवर में आपका ए पार्ट है फ्रेश स्नो। फ्रेश स्नो का एल्बिडो है 75 से 95% के बीच में, ये रिफ्लेक्शन करती है। बी है आपका ओल्ड स्नो। ओल्ड स्नो करती है 30 to 40%। और प्लेनेट अर्थ, अर्थ का एल्बिडो लिख लो 30 to 35%। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, अर्थ का एल्बिडो कितना है, 30 to 35%। अब ये तो आपका स्नो का बता दिया, सबसे ज्यादा आपका जो एल्बिडो है वो स्नो का है, यानी कि सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन ये स्नो करती है। फ्रेश स्नो का अलग है, ओल्ड स्नो का अलग है। उसके बाद है अब आपके क्लाउड्स। क्लाउड्स में ए जो टाइप है वो है आपके क्यूमुलोनिम्बस। सबसे ज्यादा बारिश करने वाले बादल कौन से आपके, ये क्यूमुलोनिम्बस, तो 70 से 80% क्यूमुलोनिम्बस। बी आपका स्ट्रेटो क्यूमुलस। स्ट्रेटो क्यूमुलस 25 से 80%। उसके बाद सी है आपके, फिर आपका आता है फॉरेस्ट कवर, यानी कि अब पेड़ पौधे कैसे करते हैं। तो आपका एक है, आपका ए है डेसिडियस फॉरेस्ट, यानी कि पतझड़ वन। ये कितना करते हैं आपका, 10 से 20%। बी है आपके कोनीफेरस शंकुधारी वन, ये 5 से 15% करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका देखो डेजर्ट एरिया कितना करता है। डेजर्ट एरिया 25 से 30%। और उसके बाद है आपका ये वेट एरिया, यानी कि जहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, वो सिर्फ 10%। ये आपको जो है याद रखना है। ठीक है, ये आपको मैंने एल्बिडो बताया है, आपके अर्थ के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं। और एक बात और याद रखना, रिफ्लेक्शन में देखो, आपका ये रिफ्लेक्शन मैंने दो तरीके की यहाँ पे इमेज लगाई हुई है। एक है स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन और एक है आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब स्पेक्युलर जो रिफ्लेक्शन है वो कब बनेगी, देखो ये स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन तब होता है जब आपका जो सरफेस है ना, सरफेस आपका जब उबड़ खाबड़ होता है, तो ऐसी जो रिफ्लेक्शन है, यानी कि एनर्जी ऐसे आती है और ऐसे वापस चली जाती है। जब आपका उबड़ खाबड़ धरातल जब उबड़ खाबड़ होता है ना, तब आती है आपकी स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, उसके बाद आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी तभी बनती है जब आपकी अनड्यूलेटिंग यानी कि उबड़ खाबड़ ही आपका सरफेस होता है। ठीक है, और आपका मिरर रिफ्लेक्शन तो बता दी। मिरर रिफ्लेक्शन क्या है कि ये है आपकी एनर्जी जिस फॉर्म में आई उसी फॉर्म में चली गई। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको बोलते हैं आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि हमारी एनर्जी जिस फॉर्म में आई थी उसी फॉर्म से या उसी एंगल से वापस चली जाती है। ठीक है,
अब आगे चलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, अब डिफ्यूजन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है कि आपका ये देखो, ये एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में आपके वाटर्स वेपर हैं, क्लाउड है, डस्ट पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से आपकी जो एनर्जी है, जो सन की एनर्जी है, वो क्या हो जाती है, डिफ्यूज हो जाती है। ठीक है, अब कहोगे मैम ये डिफ्यूज क्या होता है, हिंदी में भी देख लो। डिफ्यूज का मतलब होता है प्रसार या फैलना। ठीक है, आने वाले जो आपके विद्युत चुंबकीय सौर विकिरण का प्रकीर्ण, धूल के प्रकीर्ण यानी कि फैलाव, धूल के कणों और जल वाष्प के अणुओं द्वारा तरंगे, जब इनका व्यास होता है, आने वाले सौर विकिरण की तरंग दैर्ध्य से बड़े कणों को फैलाना प्रतिबिंब कहा जाता है। क्या कहते हैं कि व्हेन द डायमीटर ऑफ दीज पार्टिकल, ये कहते हैं कि जब आपके ये जो एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स है, इनका जब डायामीटर बड़ा होता है, जो आप देखो, अगर इनका डायमीटर बड़ा होगा आने वाली सोलर रेडिएशन से, तो आपकी क्या होगी, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगी। और ये क्या करेगी, ये कुछ आपकी जो सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी का कुछ हिस्सा वापस स्पेस में भेज देती है और कुछ हिस्सा एटमॉस्फेयर में रह जाता है। और ये जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है, ये नॉन सेलेक्टिव इन नेचर है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये कहते हैं जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है, वो आपका जो है नॉन सेलेक्टिव इन नेचर होता है। देखो, एक होता है सेलेक्टिव और एक होता है नॉन सेलेक्टिव, यानी कि चयनात्मक, अचयनात्मक। सेलेक्टिव डिफ्यूजन कब होता है, जब आपके कुछ लिमिटेड सब्सटेंस, यानी कि कुछ गिने चुने सब्सटेंस ही डिफ्यूजन को अलो करे। यानी कि जब तक ये सब्सटेंस नहीं होंगे, तब तक आपकी जो सन से एनर्जी आ रही है वो फैलेगी नहीं। ये कण होंगे तो ही फैलेंगे, अदरवाइज नहीं फैलेंगे। ठीक है, इसको बोला जाता है आपका सेलेक्टिव डिफ्यूजन। अब आपका नॉन सेलेक्टिव डिफ्यूजन क्या होता है कि किसी भी कण के द्वारा कोई भी आपका एटमॉस्फेयर में कोई भी पार्टिकल है, चलो वो सोयल के पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल है, सन की रे आई, इनसे टकराई और फैल गई, तो क्या है, ये नॉन सेलेक्टिव इन नेचर है, इस तरीके से। ठीक है, और ये कहते हैं कि सम पोर्शन ऑफ स्कैटर्ड एंड डिफ्यूज सोलर एनर्जी रिच, कुछ आपकी जो बची कुची जो आपकी एनर्जी है वो अर्थ के सरफेस पे पहुंच जाती है। और इस तरह की जो डिफ्यूज एनर्जी है, इसको डिफ्यूज ब्लू लाइट ऑफ स्काई और डिफ्यूज डे लाइट भी बोला जाता है। ठीक है, कहते हैं
कि ऐसी विसरित ऊर्जा को आकाश की विसरित नीली रोशनी या विसरित दिन का प्रकाश कहा जाता है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। अब आता है आपका एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण। अवशोषण से क्या तात्पर्य है? अवशोषण से तात्पर्य है कि ऊर्जा के एक भाग को बनाए रखने से। क्या? यानी कि एब्जॉर्प्शन रेफर्स टू द retaining of a portion of incident energy by a substance and its conversion into heat energy। ये क्या कहते हैं? आपका एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, कोई आपका एक सब्सटेंस क्या करता है, जो सन से एनर्जी आती है उसको क्या करता है, अपने में कंजर्व करके रखता है और फिर बाद में उसको क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है एक सेंसिबल हीट में, यानी कि एक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ताकि जो दूसरे हैं वो भी उसका यूज कर पाए। ठीक है, ये कहते हैं द एब्सॉर्प्शन ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज सिलेक्टिव इन नेचर। अब ये भी सिलेक्टिव इन नेचर होता है। और ये किस से अफेक्ट होता है एब्जॉर्प्शन? वाटर वेपर से। डिफरेंट आपकी देखो बहुत सारी ऐसी गैसेस है जो सन की आपकी जो रेज आते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। एग्जांपल आपका ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ओजोन है, आपका स्मोक है, डस्ट पार्टिकल्स है। ये क्या करते हैं? ये देखो ये डस्ट पार्टिकल है, ये डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं, सन से जो रेज आते हैं उनको क्या कर देते हैं, एब्जॉर्ब, अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। ऐसे ही नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस क्या करती है, जो सन से रेज आई उसको क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, ये होता है आपका एब्जॉर्प्शन। और इस एब्जॉर्प्शन की वजह से आपका जैसे CO2 गैस है, CO2 गैस क्या करता है, CO2 गैस इस सन की रेस को अंदर तो आने देती है लेकिन बाहर नहीं जाने देती, और इसकी वजह से आपकी जो पृथ्वी पर जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो बढ़ रहा है, यानी कि टेम्परेचर में लगातार इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये होता है आपका अवशोषण। अब आगे है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है, बिखराव। यानी कि जो आपकी सन से एनर्जी आई और आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर में कुछ पार्टिकल्स है, इन पार्टिकल से टकरा के ये हमारी एनर्जी जो है चारों तरफ फैल गई, चारों दिशाओं में फैल गई, इसको बोला जाता है आपका स्कैटरिंग। स्कैटरिंग अब दो तरीके की होती है, एक होती है आपकी रेले स्कैटरिंग और एक होती है माई स्कैटरिंग। अब ये रेलेक्स स्कैटरिंग क्या होता है, रेलेक्स स्कैटरिंग में देखो रेलेक्स स्कैटरिंग में होती तो स्कैटरिंग ही है, यानी कि आपकी सन की एनर्जी बिखर जाती है चारों डायरेक्शन में, लेकिन इसमें क्या होता है, जो आपका जो डस्ट पार्टिकल है ना उसका जो डायामीटर है वो क्या है, छोटा है। याद रखना रेलेक्स स्कैटरिंग में जो डस्ट पार्टिकल है उनका डायमीटर छोटा है, और जो आपकी सन से ये शॉर्ट वेव आ रही है इनकी जो वेवलेंथ है वो बड़ी है। तो इस रेलेक्स स्कैटरिंग की वजह से ही आपको जो आसमान है वो कैसा दिखता है, स्काई कलर का। वैसे आपके आसमान का या स्काई का कोई कलर नहीं है, लेकिन उसका कलर हमें ब्लू क्यों दिखता है, हमें ब्लू दिखता है ओनली बिकॉज ऑफ रेलेग स्कैटरिंग। सिर्फ रेलेग स्कैटरिंग की वजह से हमें स्काई का कलर ब्लू दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि जब हमारे स्काई में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उनका जो डायमीटर होता है वो छोटा होता है, लेकिन जो आपकी वेवलेंथ है इस सन की एनर्जी की जो वेवलेंथ है वो उससे बड़ी है। ठीक है, अब है आपका माई स्कैटरिंग। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके बादल का कलर आपको व्हाइट दिखता है तो वो कौन सी स्कैटरिंग की वजह से दिखता है, तो वो आपका ये स्कैटरिंग का नाम है गुस्ताव माई, यानी कि माई स्कैटरिंग। गुस्ताव माई ने 1908 में इस तरीके की स्कैटरिंग को बोला था माई स्कैटरिंग, उनके नाम पे ही। अब इसमें क्या है, इसमें जो डस्ट पार्टिकल्स है उनका जो डायमीटर है वो बड़ा है, और जो सन की रेज आ रही है उनका जो डायमीटर है, उनकी जो वेवलेंथ है वो छोटी है। ठीक है, तब उसकी वजह से आपको जो क्लाउड है, क्लाउड का जो कलर है वो कैसा दिखता है, व्हाइट दिखता है। और एक बात याद रखना, हमारा ये पूरा जितना भी हमारा ये अर्थ सरफेस है इसमें खुद का कोई कलर नहीं होता है।
इसमें आपके सारे कलर मिलके, ये विबग्योर रीजन मिलके, रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग, डिफ्यूजन, एब्जॉर्प्शन की वजह से ही हमें ये सारे कलर दिखते हैं कि आपके पेड़ का कलर ग्रीन है, आपके आसमान का कलर ब्लू है, बादलों का कलर व्हाइट है। नहीं तो आपको आसमान में 7 कलर भी दिखते हैं। कल सर्च करके लेके आना कि जो रेनबो है, रेनबो क्यों दिखता है हमें, रेनबो के 7 कलर्स क्यों दिखते हैं। ठीक है, ये देखो, ये रहा आपका रेलेक्स स्कैटरिंग, ये माई स्कैटरिंग। ठीक है, ये बता रखा है मैंने आपको, ये आपको बता ही दिया है। अब आगे आता है आपका हीट बजट या एनर्जी बैलेंस, यानी कि आपके पृथ्वी का तापमान का बजट, ये अभी पढ़ना है। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपना हीट बजट। अब आगे पढ़ते हैं हमारा हीट बजट, यानी कि पृथ्वी का जो एनर्जी बैलेंस है। ठीक है, ये हीट बजट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना अच्छे से कि कितनी यूनिट्स हमारी अर्थ पे आती हैं और कितनी वापस जाती हैं, और जो यूनिट आ रही हैं उसका यूज कैसे हो रहा है, और कैसे कैसे वो वापस जा रही हैं, कितने कितने परसेंट में। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपना हीट बजट। तो सबसे पहले जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो पढ़ते हैं हम। कहते हैं द हीट बजट ऑफ द अर्थ एंड द एटमोस्फेयर डिस्प्लेइंग स्टेटमेंट ऑफ ए रिसिप्ट ऑफ सोलर रेडिएशन बाय द एटमोस्फेयर एंड द अर्थ सरफेस and the loss of energy by the earth and the atmosphere known as terrestrial radiation is also called energy balance of the earth and the atmosphere or global radiation balance। अब देखो ये क्या कह रहे हैं कि हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी और वायुमंडल का जो ताप बजट है, यानी कि आपका, एक बात समझो, ये आपका सन है और ये आपका अर्थ है, और ये अर्थ है आपकी, और ये आपका अर्थ का एटमोस्फेयर है। ठीक है, अगर हमारे सन से बस ये एनर्जी आती ही रहेगी, आती ही रहेगी, तो हमारी अर्थ तो एक गैस का आग का गोला बन जाएगा, क्योंकि इसमें टेम्परेचर क्या हो जाएगा,
टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। अगर आपके सन से ये एनर्जी आ रही है, सन से एनर्जी आ रही है, आपका क्या है देखो, जब हमारा सन के सामने अर्थ वाला ये पार्ट होता है ना, सन के सामने ये वाला पार्ट होता है, तो तब सन के सामने जो हिस्सा होता है, तो अर्थ पे वो हिस्सा गर्म हो जाता है, क्योंकि सन उसको क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो उस एनर्जी से हमारी जो पृथ्वी है वो गर्म हो जाती है। फिर क्या है, हमारी अर्थ घूमती भी रहती है, तो जब घूमती है तो हमारी अर्थ का ये हिस्सा फिर घूम के यहाँ पे पीछे आ जाता है 24 घंटे में। तो अब क्या करेगी हमारी पृथ्वी, हमारी अर्थ क्या करती है, रात को ये जो इससे सन से टेम्परेचर लिया है ये छोड़ना शुरू कर देती है। एक बात याद रखना, आपकी लैंड का यानी कि धरती का और पानी का, वाटर का एक नेचर होता है। लैंड बहुत जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है, जबकि आपका ओशनिक या वाटर पार्ट लेट से गर्म और लेट से ही ठंडा होता है। ठीक है। तो अब रात को जो हमारी अर्थ है, अर्थ क्या, ये एनर्जी को छोड़ती है। और हमारी जो अर्थ है, अर्थ को देखो, अब रात को तो कहीं से एनर्जी नहीं मिल रही ना, इसको जो एनर्जी मिलनी थी वो दिन में मिल चुकी है। तो अब अर्थ क्या करती है, रात को छोड़ने लगती है। और अर्थ जो एनर्जी जिस फॉर्म में छोड़ती है वो लॉन्ग वेव की फॉर्म में छोड़ती है, यानी कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोला जाता है उसको। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के माध्यम से आपकी पृथ्वी रात को क्या है, रात को एनर्जी को छोड़ती है। सन से जो वेव आती है वो कैसी होती है, शॉर्ट वेव यानी कि लघु तरंगे। और पृथ्वी जो एनर्जी छोड़ती है वो कैसी होती है, लॉन्ग वेव यानी कि दीर्घ तरंग के रूप में जो आपकी अर्थ है वो एनर्जी को छोड़ती है। और इस तरीके से आपका जो अर्थ है वो हीट का बैलेंस करता है अपने सरफेस पे और एटमॉस्फेयर के बीच में। ठीक है, ये बताया गया है। अब आपको क्या पढ़ना है, अब आपको वो यूनिट पढ़नी है। ठीक है, आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो। ये अभी मैं हीट बजट का आपको डेफिनेशन देने वाली हूं। अब लिखो हीट बजट क्या होता है। देखो, जो आपका हीट बजट है, हीट बजट इज अ परफेक्ट बैलेंस, परफेक्ट बैलेंस है किसके बीच में, बिटवीन इनकमिंग हीट यानी कि इनकमिंग हीट यानी कि इंसोलेशन एब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ एंड आउटगोइंग हीट। आउटगोइंग हीट कौन सी बताई है मैंने, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन।
एस्केपिंग फ्रॉम दी अर्थ। तो हीट बैलेंस क्या होता है? हीट बजट एक बैलेंस होता है आपका आने वाली सूर्य की किरणों और जाने वाली पार्थिव विकिरण के बीच में। पार्थिव विकिरण यानी कि जो आपकी पृथ्वी एनर्जी को छोड़ती है उसको बोला जाता है पार्थिव विकिरण। ठीक है, ये कहते हैं अगर इफ द इनकमिंग हीट एंड द आउटगोइंग हीट आर नॉट बैलेंस्ड, अगर आपकी आने वाली और जाने वाली जो हीट है वो बैलेंस नहीं होती है तो जो आपकी अर्थ है वो क्या हो जाएगी? या तो आपकी अर्थ बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी या आपकी अर्थ बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी। ये क्वेश्चन भी आया था कि अगर आपके अर्थ को लगातार जो इंसोलेशन है वो मिलता ही रहा तो क्या होगा? जब आपकी पृथ्वी को लगातार तापमान मिलता रहेगा तो हमारी अर्थ क्या होगी? हमारी अर्थ तो बिल्कुल एक आग की गोले की जैसे गर्म हो जाएगी, और या फिर टेम्परेचर नहीं मिला तो वो ठंडी होने लग जाएगी। तो ये क्या है? ये तो ये एक परफेक्टली बैलेंस करने का तरीका है हमारे अर्थ का, जिसकी वजह से हमारी अर्थ ना तो बहुत ज्यादा गर्म होती है ना बहुत ज्यादा ठंडी होती है। क्या है? एग्जिस्ट करता है इक्विलिब्रियम। क्या है? एग्जिस्ट करता है इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है हमारी शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव के बीच में, और इसी को बोला जाता है आपका हीट बजट। ठीक है, आ गया बेटे समझ में? अब आगे चलते हैं। ये कहते हैं द रेडिएशन फ्रॉम द सन towards the earth and from the earth toward the atmosphere and the space is called incoming short wave radiation and outgoing long wave terrestrial। ये वही है, सन की तरफ से आने वाली शॉर्ट वेव और अर्थ की तरफ से जाने वाली आपकी लॉन्ग वेव, इन दोनों की वजह से ही हमारी अर्थ पे क्या होता है? बैलेंस होता है। एक इक्विलिब्रियम जो सिचुएशन है, बैलेंसिंग सिचुएशन बनी रहती है। जो इक्विलिब्रियम है वो कैसे बना रहता है? आपका शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव की वजह से। हाँ, और इसी को क्या बोला जाता है? आपका हीट बजट। इसी को क्या बोला जाता है? ठीक है, अब हमें ये डायग्राम समझना है। ठीक है, अब हम ये डायग्राम समझते हैं। ये देखो, ये आपकी बुक में भी ये डायग्राम दिया हुआ है। ये बुक का डायग्राम मैंने लगाया हुआ है। इसको पास से देखते हैं। ये कहते हैं अगर अगर हमारा ये डायग्राम देख लिया। अब ये डायग्राम से समझो कि अगर हमारा जो अर्थ है, यहाँ पे समझा रही हूं, एक मिनट, एक खाली स्लाइड ले लेती हूँ मैं, एक मिनट रुको। ये कहते हैं कि ये हमारा एटमॉस्फेयर है। अगर एटमॉस्फेयर के टॉप पर हमारे पास सन से 100% जो है हमें एनर्जी मिली है,
ठीक है, तो इस 100% में से हमारी कुछ एनर्जी क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, कुछ एनर्जी का स्कैटरिंग होगी, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, जबकि कुछ एनर्जी हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में नीचे की तरफ पास हो जाएगी। ठीक है, पासिंग टू द लोअर एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब ये कहते हैं कि अप्रोक्सीमेटली जो आपकी 35 यूनिट्स है ना वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। अब आपको इस 100 यूनिट में से आपकी जो 35 यूनिट्स हैं वो क्या हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती है। आपको याद रखना है कितनी यूनिट रिफ्लेक्ट हुई हैं। तो 35 जो यूनिट है वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट टू स्पेस, अर्थ के सरफेस में घुसने से पहले ही, बिफोर एंटरिंग अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस से घुसने से पहले ये क्या हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, अब इस 35 में से 27 जो यूनिट्स हैं, 27 यूनिट्स कौन रिफ्लेक्ट करता है, आपके क्लाउड्स, जो क्लाउड है, क्लाउड के ये ऊपर वाला हिस्सा क्या कर देता है, इनको रिफ्लेक्ट कर देता है। उसके बाद 2 यूनिट्स कौन करता है, 2 यूनिट्स आपकी स्नो और आइस जो कवर्ड एरिया होता है वो रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, अब उसके बाद देखो इस 100 में से अगर हम 35 माइनस करेंगे तो आपका कितना बच गया, 100 में से 35 माइनस करें तो 65 यूनिट्स आपकी बच गई। यानी कि देखो अब मैंने आपको ये 35 जो परसेंट 35 जो यूनिट्स है ना उसका हिसाब दे दिया। अब 35 तो आपको पता है कि इस 100 में से 35 यूनिट्स तो अर्थ के सरफेस में आने से पहले ही रिफ्लेक्ट हो गई। अब बच गई आपकी 65 यूनिट्स। अब इस 65 यूनिट्स का देखते हैं, ये 65 यूनिट्स आपके अर्थ के सरफेस पर आती हैं। अब ये 65 यूनिट्स क्या करी जाती हैं, 65 यूनिट्स आर एब्जॉर्ब करी जाती हैं, जिसमें से 14 यूनिट्स एटमॉस्फेयर ही एब्जॉर्ब कर लेता है। 14 यूनिट्स एब्जॉर्ब बाय एटमॉस्फेयर। अब 65 में से 14 माइनस कर दी तो हमारे पास कितनी बच गई है, 51। ठीक है, अब ये 51 हमारी किस फॉर्म में होगी, अब ये जो 51 यूनिट्स हैं, 51 यूनिट्स आपका जो अर्थ सरफेस है, अर्थ का सरफेस एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अब देखो ये 51 की 51 यूनिट्स जो है ना आपका अर्थ वापिस भी करता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के थ्रू। ठीक है, जिसमें से 17 जो यूनिट है, 17 यूनिट रेडिएट डायरेक्टली हो जाती हैं। अर्थ डायरेक्टली 17 यूनिट को स्पेस को क्या कर देता है, रेडिएट कर देता है। और रिमेनिंग आपकी जो 34 यूनिट्स हैं वो क्या हो जाती है, एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जाते वक्त भी तो एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, अब कुल मिला के अगर हम बात करें तो 48 जो यूनिट है ना वो हमारा एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करता है। कैसे, देखो जब ऊपर से नीचे आते तो 14 यूनिट्स तो ये और 34 जाते हुए, तो टोटल हमारे एटमॉस्फेयर ने 48 यूनिट जो है एब्जॉर्ब कर ली। और ये फिर एटमॉस्फेयर वापिस इन 48 यूनिट्स को हमारे स्पेस को क्या कर देता है, रेडिएट कर देता है। ठीक है, तो अगर अब हम टोटल रेडिएशन देखें कि कितना हमारी अर्थ ने वापस किया, देखो ये 48 तो एटमॉस्फेयर वाला प्लस आप 17 ऐड करोगे तो 65 यूनिट्स हमारी अर्थ वापस रेडिएट करता है। 65 ही आती हैं, 65 ही वापस चली जाती हैं। इसको एक बार दोबारा समझते हैं कैसे। देखो हमारी अर्थ पे 100 यूनिट थी, सन से 100% आया,
एटमोस्फेयर के टॉप पे 100% यूनिट थी। 100 में से आपकी जो 35 है वो क्या हो गई, रिफ्लेक्ट। 35 में से 27 आपकी किसने रिफ्लेक्ट करी, क्लाउड ने, और 2% आपकी कर दी यूनिट आपकी किसने, आपकी आइस और स्नो एरिया ने। ठीक है, तो अब 100 में से ये डायरेक्टली अर्थ के सरफेस में आने से पहले ही स्पेस पे वापस चली जाती है, यानी कि अर्थ में घुसती भी नहीं है, अर्थ घुसने से पहले ही वापस हो जाती है। तो ये तो अर्थ के सरफेस पे आई ही नहीं, इसलिए ये अर्थ के सरफेस पे कैलकुलेट नहीं होगी। अब 100 में से जब हम 35 माइनस करते हैं तो 65 यूनिट्स जो है हमारे अर्थ पर जाती है। ठीक है, अब इन 65 यूनिट्स में से हमारी जो 14 यूनिट्स है ना, जब ये सन से एनर्जी नीचे आती है तो 14 यूनिट्स ये हमारा एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अब कितनी बच गई, अब हमारे पास बच गई 51 यूनिट्स। अब 51 यूनिट्स कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, हमारी अर्थ एब्जॉर्ब करती है। दिन में एब्जॉर्ब कर लिया हमारी अर्थ ने इन 51 यूनिट्स को, अब रात को ये वापस छोड़ती है। ठीक है, अब कैसे छोड़ती है, देखो इन 51 यूनिट्स में से जो 17 यूनिट्स है अर्थ डायरेक्टली रेडिएट कर देती है स्पेस को। तो 51 में से 17 गए तो हमारी 34 यूनिट्स बच गई। अब जो 34 यूनिट्स है, जो एक मिनट, ठीक है, ये 34 यूनिट्स बच गई। ये जाते वक्त की बात है कि 51 में से डायरेक्टली अर्थ ने 17 तो स्पेस को दे दी। अब 17 में से 34 बच गई। 34 किसने एब्जॉर्ब कर ली, 34 जब ये हमारी अर्थ एनर्जी छोड़ रहा था ना, तो 34 एब्जॉर्ब कर ली इस एटमोस्फेयर ने। एटमोस्फेयर में ये जो लेयर है, ठीक है, तो अब देखो एटमोस्फेयर ने कितनी एब्जॉर्ब करी, 34 तो जाते वक्त और 14 आते वक्त जब नीचे आ रही थी, तो टोटल 48 हमारे एटमोस्फेयर ने क्या करी, एब्जॉर्ब करी। अब अर्थ कितनी यूनिट वापस कर रहा है, ये 48 प्लस में आपकी ये 17 यूनिट्स। जब 48 में 17 डायरेक्टली कर तो दी अर्थ ने वापस, तो 65, तो 65 ही नीचे आई थी और 65 ही वापस चली जाती हैं। इसको बोला जाता है आपका अर्थ का हीट बजट। ठीक है, तो ये था आपका हीट बजट। ठीक है, ये क्या था आपका हीट बजट था अर्थ का। जो मैंने आपको समझा दिया है, अब इससे ज्यादा आपका यहाँ से कुछ नहीं आएगा। अगर आपको ये समझ में आ गया, अर्थ आपकी 65 यूनिट लेता है और 65 यूनिट वापस छोड़ देता है। टेरेस्ट्रियल, ये लॉन्ग वेव रेडिएशन लिखा हुआ है ना, ये लॉन्ग वेव, ये वही है। ठीक है, अब आपका क्या है, ये हीट बैलेंस, ये वही है बेटे जो मैंने आपको करवाया कि द डिफरेंस बिटवीन ऑल इनकमिंग सोलर एनर्जी एंड आउटगोइंग एनर्जी, इसको क्या बोला जाता है, आपका नेट रेडिएशन बोला जाता है, यानी कि हीट बजट या हीट बैलेंस बोला जाता है। ठीक है, अब आपके इंसोलेशन में ना रीजनल वेरिएशन देखने को मिलते हैं। कैसे रीजनल वेरिएशन देखने को मिलते हैं, देखो
आपका कोई एरिया तो ऐसा है अर्थ पे, ये अर्थ है, अर्थ पे कोई एरिया तो ऐसा है, ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री, ये 23 नॉर्थ, 23 साउथ। तो कई एरिया तो ऐसे हैं जहां पे क्या है, आपके एनर्जी का सरप्लस है, यानी कि एनर्जी ज्यादा मात्रा में मिलती है। जैसे 20 डिग्री, ये 23 डिग्री नॉर्थ और साउथ वाला जो एरिया, यहाँ पे एनर्जी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिलती है। ठीक है। उसके बाद कहीं पे जैसे आपका ये 70 डिग्री लेटीट्यूड है, यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है वो क्या है, कम होती है। ठीक है। और ये कहते हैं द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम इक्वेटर, जब हमारी हीट का इक्वेटोरियल एरिया से पोलर एरिया की तरफ ट्रांसफर होता है तो उसको बोला जाता है मेरीडोनियल ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट। जब आपका इक्वेटोरियल एरिया से पोलर एरिया की तरफ हीट का ट्रांसफर होता है तो उसको बोला जाता है मेरीडोनल ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट। ठीक है। और ये जो आपका हीट का ट्रांसफर होता है ना, जो आपका अर्थ है, अर्थ पे हीट का ट्रांसफर कौन कौन करता है, जैसे आपकी ये ओशियन करंट करती हैं, आपका विंड करती है। ठीक है। आपकी ओशियन करंट लो लेटीट्यूड से हाई लेटीट्यूड की तरफ क्या ले जाती है, आप याद रखना हमेशा, जो गर्म आपकी ओशन करंट होती है वो लो लेटीट्यूड से हाई लेटीट्यूड की तरफ चलती है, और ठंडी जो करंट होती है वो हाई लेटीट्यूड से लो लेटीट्यूड की तरफ चलती हैं, और इस तरीके से ये हीट का बैलेंस करती हैं। ऐसे ये आपकी जो विंड है, विंड भी क्या करती है, टेम्परेचर का बैलेंस करती है। विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, यानी कि विंड कैसे चलती है, जहां पे आपका टेम्परेचर कम है और जहां पे आपका टेम्परेचर ज्यादा है, तो ये भी बैलेंस करने के लिए आपका चलती है। ठीक है, ये बोला गया है आपका। अब ये कहते हैं कि ह्यूमन का क्या इन्फ्लुएंस है हमारे हीट बैलेंस पे। तो देखो, ये जो हमारा रेडिएशन बैलेंस है, ये जो हीट बजट है ना अर्थ का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हमारी अर्थ के हीट बजट में या टेम्परेचर में 1 डिग्री या 2 डिग्री 3 डिग्री कुछ भी डिफरेंस आता है, तो वो हमारे जीवन पे, हमारा जो जैविक जीवन है, हमारी जो प्लांट है, एनिमल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मैन है, इन सब पर इसका इफेक्ट पड़ता है। नेचुरल चेंज, देखो, अगर आपके नेचुरल चेंज सन में, जैसे सन स्पॉट्स होते हैं, उनकी वजह से आपके टेम्परेचर में चेंज आता है, तो वो तो नेचुरली होता है। ठीक है। सोलर कांस्टेंट और आपका ट्रांसपीरेसी ऑफ एटमॉस्फेयर, कभी आपके एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल ज्यादा हो जाएंगे, कभी कम हो जाएंगे, तो इससे हमारा जो टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिकली यानी कि नेचुरली इफेक्ट होगा। लेकिन मैन की एक्टिविटी कौन सी है, जैसे पोल्यूशन कर दिया बहुत ज्यादा, तो उसकी वजह से डस्ट पार्टिकल ज्यादा हो रहे हैं, गैसेस का रेशियो बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ रहा है। जैसे आपका अर्बन शहरीकरण बढ़ रहा है, इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा लगाई जा रही है, जिसकी वजह से आपका जो ये हीट बजट है वो चेंज हो रहा है, पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है, या जो फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्री ज्यादा है, फैक्ट्री, ह्यूमन वोल्केनो किसको बोला गया है, जो ह्यूमन ने ये फैक्ट्री लगाई है उसको ह्यूमन वोल्केनो बोला गया है। और ग्लोबल लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड का हम एमिशन कर रहे हैं, आपका जो कोयला उसको जला रहे हैं, पेट्रोल का यूज कर रहे हैं, जिससे हमारा क्या है, CO2 गैस का सांद्रण या कंसेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है। और CO2 गैस ऐसी है जो सन की रेस को आने तो देती है पर बाहर नहीं जाने देती, जिसकी वजह से हमारी अर्थ का जो हीट बैलेंस है वो क्या होता है, इफेक्ट होता है। आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, और आपकी जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रही है। अगर आपकी ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाएगी तो आपकी अर्थ पे ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा, आपकी अर्थ पे ज्यादा से ज्यादा जो सन की रेज है वो एंटर करेंगी, और वे सन की जो रेज है वो बहुत ज्यादा हमारे लिए डिस्ट्रक्टिव होती है, डिवास्टेटिंग होती है। क्योंकि हाँ, जो हमारी ओजोन लेयर है वो क्या काम करते हैं, इस सन की हार्मफुल जो रेज होती है उसको हम तक नहीं पहुंचने देती। ठीक है। तो ये इफेक्ट है। और जब ये पहुंचती है तो इस ओजोन लेयर जब हमारी पतली हो जाती है तो उससे ज्यादा से ज्यादा सन की रेज नीचे आती हैं, जिसकी वजह से जो व्हाइट स्किन वाले पीपल है उनको कैंसर का खतरा है, मोतियाबिंद हो जाता है, लोगों को कैटरेक्ट की बीमारी हो जाती है, तो बहुत सारी जो है बीमारी हो जाती है। ठीक है।
तो ये है आपका हीट बजट। आई होप आप सबको ये जो हीट बजट है वो समझ में आ गया होगा। बाकी मुश्किल इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं। ठीक है, बताओ बेटे, हीट बजट या हीट जो आपको बैलेंस है वो समझ में आया आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से ये जो हीट बजट है, हीट बजट मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है ना। इससे अच्छे से आप कैसे करोगे, मुझे पता है आप लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है। ये क्लास को जब अपलोड हो जाए दोबारा से देख लेना, क्योंकि मैंने इसमें हीट बजट की जो यूनिट है वो आपको समझाई है, और वो तब तक नहीं समझ में आएगी जब तक आप उनको खुद से लिख लिख करके नहीं देखोगे कि कितनी यूनिट नीचे आ रही है, कितनी यूनिट एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्व की है। क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर ने कितनी यूनिट एब्जॉर्ब की है। अब आप कैसे बताओगे, जब तक आप वो डायग्राम नहीं समझोगे जो मैंने आपको लिख लिख के बताया, तब तक आपको नहीं पता होगा कि अर्थ ने कितनी जो यूनिट है उनको एब्जॉर्ब किया है। वो मैं कल आपको क्लास में आते ही पहले आपसे वो सुनूंगी और उसके बाद ये करना। ठीक है, अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन। पीडीएफ आपका अपलोड हो जाएगा, साथ साथ मैंने वैसे सारे पीडीएफ आपके अपलोड हो ही चुके हैं। बस आपका ये वाला पीडीएफ रहता है क्लाइमेटोलॉजी टॉपिक थर्ड, ये अपलोड हो जाएगा आपका। और कल हम जो टॉपिक 4 है वो शुरू करेंगे, टेम्परेचर। ठीक है, नाउ यू कैन लीव, नाउ यू कैन लीव द क्लास एंड टेक केयर एवरीवन। डू हार्ड वर्क, बिकॉज आपके पेपर की एग्जाम की जो डेट है वो आ गई है। 6 से 21 दिसंबर के बीच में आपके क्या है, एग्जाम है। तो हमें अपना जो एग्जाम है वो अब की बार जेआरएफ लेकर ही आना है, ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं, जेआरएफ के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल। और सिलेबस हमारा नवंबर तक हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमारा ये लगा लो 5 नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट है। उसके बाद हमारे पास कितने दिन बच गए, 30, हमारे पास ये लगा लो 30 दिन है। फिर भी 30 दिन में हमें पीवाईक्यू सोल्व करने हैं, और मैं रेगुलर क्लास लूंगी पीवाईक्यू की, एक भी दिन क्लास नहीं छोड़ूंगी। लेकिन आपको अगर पेपर क्लियर करना है तो वो पीवाईक्यू का जो फॉर्मेट है वो समझना पड़ेगा, और पीवाईक्यू का फॉर्मेट समझे बिना आप पेपर नहीं सोल्व कर सकते हो, पेपर नहीं क्लियर होगा। ओके, thank you so much and leave the class bete, we will meet tomorrow on the same time at 6 p.m. and 8 p.m. हाँ जी, पीवाईक्यू जरूर करेंगे, क्योंकि पीवाईक्यू को सोल्व करे बिना हम पेपर के पैटर्न को नहीं समझ सकते। यहाँ मैं आपकी जितनी मर्जी क्लास लगा लूं, जितना मर्जी आपका ऑनलाइन आपको पढ़ा लूं, लेकिन जब तक हम यूजीसी के पैटर्न को समझ के उस अकॉर्डिंग फिर नहीं करते हैं तो हमें जो तैयारी हमारी वो फुल नहीं है। और जब हम उस अकॉर्डिंग पीवाईक्यू करेंगे ना, तब हमें ऐसे लगेगा, तब हम कॉन्फिडेंस से जाएंगे। ठीक है, हम ऐसे करा करेंगे कि एक दिन मैं आपको जो पैराग्राफ है उसको भी सोल्व करना सिखाऊंगी कि कैसे पैराग्राफ आपको कॉम्प्रीहेंशन सोल्व करनी है पेपर में, क्योंकि अब पैराग्राफ में भी कैसे क्वेश्चन डालने लगे हैं, वो ट्रिकी कर दिया है। पेपर ट्रिकी नहीं किया, पेपर लेंथी कर दिया ताकि बच्चों के क्वेश्चन छूट जाए। तो सबसे पहले हमें वो पैराग्राफ के 10 नंबर बहुत लेने बहुत इजी होते हैं, 20 नंबर। ठीक है, उसमें जैसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं, 2 स्टेटमेंट दे दियो, 2 स्टेटमेंट देख के फिर आपको पढ़ के बताना कौन सी ठीक है कौन सी गलत है। तो वो पैराग्राफ बहुत अच्छे से पढ़ना है। पहले एक बार पैराग्राफ से नजर मार लो, और नजर मारने के बाद एक बार पढ़ लिया, फिर क्वेश्चन पढ़ो। जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ी और देखा कि ये लाइन कहाँ पे है, वहां से उस लाइन को जब क्वेश्चन पढ़ो दोबारा से वो लाइन को पढ़ो कि यहाँ पे क्या मतलब है और लाइन में क्या पूछा है, तब आपके पैराग्राफ सोल्व होंगे। इसकी मैं प्रैक्टिस करवा दूंगी, टेंशन मत लो आप। ठीक है, अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट, शुभ रात्रि।